शुरुआत करते हैं। रेलवे के सिग्नल्स और संचार व्यवस्था की पूरी जान जमीन के नीचे दबी उन केबल्स में बसती है। अगर ये अंडरग्राउंड नेटवर्क 1 सेकंड के लिए भी फेल हो जाए तो पूरे देश में ट्रेन्स के पहिए थम सकते हैं। बिल्कुल थम सकते हैं। आज की इस फील्ड ब्रीफिंग में हम इसी अहम विषय की गहराई में जाएंगे। ये सेशन विशेष रूप से IRSCT के हमारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स यानी SSC टेलीकॉम और साइट पर काम करने वाले सभी सुपरवाइजर्स के लिए तैयार किया गया है। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा चैप्टर 6 केबल लेइंग प्रैक्टिसेस पर। मतलब जब भी नई टेलीकॉम केबल बिछाने की बात आती है तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि उसे जमीन में कहाँ बिछाया जाए। मैनुअल कहता है कि केबल रूट हमेशा रेलवे बाउंड्री के 1 मीटर अंदर होना चाहिए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा क्यों किया जाता है। केबल को ट्रैक के बजाय बाउंड्री के इतना करीब क्यों रखा जाता है? शायद ट्रैक के पास मेंटेनेंस का काम ज्यादा होता है। बिल्कुल, ट्रैक के आसपास भारी मेंटेनेंस चलता रहता है। गिट्टी साफ करने वाली मशीनें चलती हैं, मिट्टी का काम होता है। अगर केबल ट्रैक के बहुत करीब होगी तो इन मशीनों से कटने का खतरा हमेशा बना रहेगा। बाउंड्री के पास वो सुरक्षित रहती है। और पिलर्स का भी कुछ रोल होता है ना इसमें। हाँ, इस 1 मीटर की दूरी को मापने के लिए बाउंड्री पिलर्स का संदर्भ लिया जाता है। अगर साइट पर पिलर्स नहीं है तो टेलीकॉम विभाग इंजीनियरिंग विभाग से उन्हें लगवाने के लिए कहता है, ताकि एक सटीक रेफरेंस पॉइंट मिल सके। बिल्कुल। अच्छा, इसी प्लानिंग में एक और नियम है जो मुझे बहुत दूरदर्शी लगा, 25% स्पेयर रूल। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। मैनुअल स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन केबल्स में 5 या उससे अधिक पैर होते हैं उनमें हमेशा 25% या उससे अधिक अतिरिक्त यानी स्पेयर कंडक्टर छोड़े जाने चाहिए। तो खुदाई से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे आम तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है जॉइंट ट्रेंच मेथड। रेलवे के पास ट्रैक के किनारे असीमित जगह तो होती नहीं है, इसलिए जॉइंट ट्रेंच मेथड अपनाया जाता है। लेकिन दोनों केबल्स को एक साथ एक ही गड्ढे में फेंकने दिया जाता। हाँ, उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है। सही कहा, एक बहुत ही साइंटिफिक सीक्वेंस है। सबसे पहले ट्रेंच के बिल्कुल बॉटम में 1200 mm की गहराई पर HDPE डक्ट ले किया जाता है। HDPE यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीलीन, जो कि काफी मजबूत होता है। बहुत मजबूत और मौसम की मार सहने वाला पाइप होता है जिसके अंदर हमारी OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली जाती है। नियम ये है कि HDPE डक्ट के ऊपर पहले 200 mm की बैकफिलिंग की जाएगी, यानी 200 mm तक मुलायम मिट्टी भरी जाएगी और उसके बाद 1000 mm की गहराई पर 6 क्वाड केबल बिछाई जाएगी। और 1000 mm पर 6 क्वाड केबल बिछाने के बाद उसके ऊपर भी सॉफ्ट मिट्टी की बैकफिलिंग की जाती है। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता। इसके बाद आती है सुरक्षा की सबसे अहम कड़ी, वार्निंग ब्रिक्स की लेयर। हाँ, नियम ये कहता है कि केबल के ऊपर औसतन 9 ब्रिक्स पर मीटर बिछाई जानी चाहिए। और फील्ड स्टाफ को ये ध्यान रखना होता है कि इन ईंटों को लंबाई में नहीं बल्कि चौड़ाई के बल पर यानी ब्रेथ वाइज रखना होता है। ऐसा इसलिए ताकि ईंटें केबल को पूरी तरह से कवर कर सकें और कोई गैप ना बचे। बिल्कुल, और ये ईंटें कोई स्ट्रक्चरल मजबूती देने के लिए नहीं है, ये एक अलार्म की तरह काम करती हैं। मान लीजिए 10 साल बाद कोई और डिपार्टमेंट वहां खुदाई कर रहा है, जैसे ही उनका फावड़ा या मशीन जमीन के नीचे ईंट से टकराएगी, काम करने वाले को तुरंत समझ आ जाएगा कि यहाँ नीचे कोई क्रिटिकल केबल दबी है और खुदाई रोक देनी चाहिए। खासकर स्टेशन एरियाज में जहां होम सिग्नल से होम सिग्नल के बीच का हिस्सा होता है, वहां इस ईंट की सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहां लगातार कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। मेरे नोट्स में ड्राइंग थ्रू डक्ट्स का जिक्र है। इसे ड्रॉइन सिस्टम भी कहते हैं शायद। जी हाँ, ड्रॉइन सिस्टम। तो इसमें भविष्य की जरूरतों का पहले से अनुमान लगाकर कई डक्ट्स या पाइप्स जमीन के नीचे एक साथ बिछा दिए जाते हैं और फिर जरूरत के हिसाब से केबल खींची जाती है। हाँ, और साथ ही कुछ निश्चित दूरी पर मैनहोल बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं चुनौतीपूर्ण मिट्टियों की। जैसे पथरीली जमीन पर सामान्य गहराई नहीं मिल सकती, तो वहां क्या करते हैं? वहां रेल टेल के डायग्राम्स का पालन किया जाता है। और ASM के कमरे जैसी चिनाई वाली इमारतों में वहां दीवार काटकर 0.75 मीटर की गहराई पर केबल ले जाई जाती है और फिर वापस प्लास्टर किया जाता है। दलदली इलाकों में काम करना तो मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। सच में, जहां रूट बदलना संभव न हो वहां हर 1 मीटर पर कंक्रीट किए गए उपयुक्त RCC पाइप्स का उपयोग होता है। दलदल में कंक्रीट के पिलर्स, ये तो बहुत मेहनत का काम है। रेलवे प्रतिनिधि के निर्णय के अनुसार ये सब करना पड़ता है ताकि केबल धंसे नहीं। केबल रूट सर्वे। हम सभी जानते हैं कि केबल का अलाइनमेंट तय करना जरूरी है,
लेकिन सर्वे का एक हिस्सा जिसे कई बार हल्के में लिया जाता है वो है सॉइल स्ट्रैटा रिपोर्ट। नियम कहता है कि हर 500 मीटर पर ट्रायल पिट्स खोदकर मिट्टी की जांच करनी है। उसे आरसीसी पाइप्स या जीआई पाइप्स के अंदर डालना पड़ सकता है। सर्वे के दौरान हमें सिर्फ मिट्टी की कठोरता ही नहीं देखनी होती, बल्कि संभावित खतरों से भी बचना होता है। साइट सुपरवाइजर्स को ये इंश्योर करना होता है कि अलाइनमेंट रोडेंट्स यानी चूहों या टर्माइट वाले इलाकों से ना गुजरे। चूहे और दीमक किसी भी केबल के लिए एक साइलेंट किलर की तरह होते हैं। जैविक खतरों के साथ साथ रासायनिक खतरों का भी ध्यान रखना है। मान लीजिए हमारे केबल राउट के पास कोई पेपर मिल है या केमिकल फैक्ट्री है जो अपना केमिकल युक्त पानी जमीन में छोड़ती है। वो एफ्लुएंट तो केबल के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बेहद खतरनाक। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक या एल्कलाइन हो गई तो वो केबल के आउटर शीट को पूरी तरह से गला देगी। इससे केबल में पानी घुसेगा और पूरा करोजन हो जाएगा। इसलिए सर्वे में ऐसे इलाकों से पर्याप्त दूरी बनाना अनिवार्य है। और रोड को हमेशा ट्रैक के उस तरफ रखना चाहिए जहां ट्रैक डबलिंग का काम होने की संभावना कम हो। सही बात है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब हम इस ब्रीफिंग के सबसे अहम और सेंसिटिव हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्लियरेंस रूल्स। साइट पर जब काम होता है तो जमीन के नीचे पहले से मौजूद स्ट्रक्चर्स से एक सेफ दूरी बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। नियमों के अनुसार स्ट्रेट रन्स पर केबल को ट्रैक सेंटर से कम 10 m की दूरी पर रखना चाहिए। सामान्य नियम यह है कि केबल और OHE मस्ट के बीच 5.75 मीटर की मिनिमम दूरी होनी ही चाहिए। लेकिन यार्ड्स में तो इतनी जगह होती ही नहीं है। वहां तो हर तरफ पटरियां और खंभे होते हैं, तो वहां ये नियम कैसे लागू होता है? यार्ड्स की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही नियमों में रियायत दी गई है। यार्ड्स के अंदर जहां जगह की भारी कमी होती है वहां इस दूरी को 3 मीटर तक कम किया जा सकता है, लेकिन ये 3 मीटर मेंटेन करना जरूरी है। और क्या कोई ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जहां 3 मीटर से भी कम जगह मिले? हाँ, कई बार ऐसी जगहें आती हैं जहां हमें OHE खंभे के एकदम पास से गुजरना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति में ट्रेंच की गहराई 0.5 मीटर यानी आधा मीटर से कम है तो OHE खंभे से दूरी को घटाकर 1 मीटर तक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त शर्त जुड़ी है। वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि 1 मीटर की दूरी पर केबल कभी भी डायरेक्ट बरियल में नहीं जाएगी। उसे अनिवार्य रूप से PVC या RCC पाइप के अंदर से ही गुजारना होगा। इसका कारण ये है कि OH खंभों में हाई वोल्टेज करंट होता है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या जमीन में करंट लीक हुआ तो हमारी केबल तुरंत जल जाएगी। पाइप उसे एक फिजिकल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन देता है। 6 क्वाड केबल को फीडिंग पोस्ट्स या TSS के पास बिछाने की क्या नियम है? ये तो पावर जोन है। यह नियम बहुत स्पष्ट हैं। केबल को हमेशा फीडिंग पोस्ट के विपरीत दिशा वाले ट्रैक पर बिछाया जाना चाहिए। विपरीत दिशा में? जी। इसके अलावा OHE के किसी भी धातु वाले हिस्से, जमीन पर फिक्स उपकरण और सब स्टेशन की अर्थिंग से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अर्थिंग से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, फीडिंग पॉइंट के दोनों तरफ 300 मीटर तक केबल को केवल और केवल RCC पाइप्स में ही बिछाया जाना चाहिए। और ट्रैक के बाद जो सबसे बड़ा खतरा है वो है इलेक्ट्रिकल पावर केबल्स का। पावर केबल से दूरी कितनी होनी चाहिए? नियम बहुत सख्त है इसके लिए। कभी भी टेलीकॉम केबल और पावर केबल को एक ही ट्रेंच में नहीं डालना चाहिए। इनके बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी अनिवार्य है। 1 मीटर की दूरी। और जहां तक मैंने पढ़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI है। एकदम सही। जब हाई वोल्टेज पावर केबल से करंट बहता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और अगर हमारी कॉपर केबल उसके करीब होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें अनचाहा करंट पैदा कर देगी। हाँ, और इससे सिर्फ डेटा में एरर ही नहीं आएगा, बल्कि इंडक्शन इतना तेज हो सकता है कि उपकरण जल जाए या फील्ड मेंटेनर को घातक झटका लग जाए। तो पावर केबल से 1 मीटर की दूरी एक फायरवॉल की तरह है। रेलवे टेलीकॉम का एक बहुत बड़ा सिरदर्द इंडक्शन इंटरफेरेंस होता है। नियम कहता है कि पावर केबल और टेलीकॉम केबल के बीच 0.6 मीटर का हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस होना ही चाहिए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी हाई वोल्टेज लाइन से करंट गुजरता है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर हमारी टेलीकॉम केबल इस फील्ड के बहुत करीब होगी तो ये चुंबकीय प्रभाव हमारे कॉपर वायर्स के अंदर अनचाहा करंट पैदा कर देगा, जिससे हमारा सिग्नल करप्ट हो जाएगा या सिस्टम डैमेज हो जाएगा। अगर 11 kV या उससे ऊपर की पावर लाइन के साथ
हमारी केबल का पैरेललिज्म 0.8 किलोमीटर यानी 800 मीटर से अधिक है तो पीटीसीसी अप्रूवल लेना अनिवार्य होता है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो साइट सुपरवाइजर्स के लिए रोजमर्रा का काम है, केबल मैथ। जब केबल बिछाई जाती है तो रूट की कुल लंबाई से हमेशा ज्यादा केबल की मांग क्यों की जाती है? बिल्कुल वैसे ही जमीन के उतार चढ़ाव में केबल अपनी लंबाई खो देती है। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए टोटल रूट की लंबाई का 2.5% हिस्सा कॉन्टोर अलाउंस के रूप में एक्स्ट्रा लिया जाता है ताकि केबल को थोड़ा सिन्युअस लेइंग यानी लहरदार रूप में बिछाया जा सके। और इस अलाउंस के अलावा हमें एक्स्ट्रा केबल के लूप्स भी छोड़ने होते हैं। ये लूप्स फ्यूचर में जॉइंट लगाने, टेस्टिंग करने या केबल शिफ्ट करने के काम आते हैं। साइट सुपरवाइजर्स को इन लूप्स की लंबाई का हिसाब बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। नियम बहुत साफ है। मेजर ब्रिजेस और स्टेशन बिल्डिंग्स या ओएफसी हट के दोनों तरफ 10 मीटर के लूप्स छोड़े जाने चाहिए। ये 10 मीटर्स इसीलिए क्योंकि स्टेशंस और बड़े पुलों के पास फ्यूचर में चेंजेस या एक्सपेंशन की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वहाँ एक्स्ट्रा केबल का होना एक बहुत बड़ा बैकअप होता है। और माइनर ब्रिजेस या पुलिया के पास ये लूप 5 मीटर का होना चाहिए। वहीं लेवल क्रॉसिंग गेट्स यानी एलसी गेट्स और अन्य डेरिवेशन लोकेशंस पर 3 मीटर के लूप्स रखे जाते हैं। ये एक्स्ट्रा केबल साइट पर गोल घुमाकर सुरक्षित रूप से जमीन के नीचे दबा दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर इसे बाहर निकाला जा सके। अब बात करते हैं क्रॉसिंग्स और केबल हैंडलिंग की। ट्रैक क्रॉसिंग एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। स्टेशन यार्ड्स में जब केबल को ट्रैक के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना हो तो ये क्रॉसिंग हमेशा डीवीसी पाइप्स के जरिए ही होने चाहिए। नियम कहता है कि फ्यूचर के लिए इन डीवीसी पाइप्स में 2 10SWG GI लीड वायर्स पहले से ही डालकर रखनी चाहिए। GI वायर यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की तार। ये भविष्य की एक बहुत बड़ी तैयारी है। पाइप डालते समय एक GI वायर का इस्तेमाल तो मौजूदा केबल को खींचने के लिए हो जाएगा, लेकिन दूसरी वायर पाइप के अंदर ही पड़ी रहेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर 5 साल बाद कोई नई केबल उसी पाइप से निकालनी हो तो हमें दोबारा ट्रैक को खोदने या स्लीपर्स के नीचे ड्रिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उस अंदर पड़ी GI वायर से नई केबल को बांधो और दूसरी तरफ से खींच। अगर हम इसे बड़ी तफसील से जोड़कर देखें तो सड़क पर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी एक बड़ी चुनौती है। हाँ, संकरी सड़कों को तो कुछ समय के लिए बंद करके काम निपटा लिया जाता है, लेकिन चौड़ी और व्यस्त सड़कों पर हाफ विड्थ तकनीक का इस्तेमाल होता है। हाफ विड्थ मतलब पहले आधी सड़क पर पाइप बिछाना। बिल्कुल, पहले आधी सड़क पे काम करते हैं, फिर उसे ट्रैफिक के लिए चालू करके बाकी आधी सड़क पर काम पूरा करते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भविष्य की प्लानिंग को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण सड़कों पर ऐसे बड़े पाइप चुने जाते हैं जिनमें भविष्य में और केबल आ सकें। और यहाँ भी वही दूसरा GI वायर यानी लीड वायर छोड़ा जाता है। हाँ, जिसमें एक उपयुक्त ओवरले रखा जाता है ताकि भविष्य में सड़क को दोबारा न खोदना पड़े। एकदम सही। स्टोरेज ऑफ केबल ड्रम्स। मैं पूरे फील्ड स्टाफ को इस पर कड़ी चेतावनी देना चाहूंगी। केबल ड्रम्स को हमेशा उनके किनारों पर यानी फ्लैंजेस पर खड़ा करके रखना चाहिए। उन्हें कभी भी फ्लैट यानी चपटा नहीं लिटाना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि ड्रम को फ्लैट लिटा देने से वो लुढ़केगा नहीं और सेफ रहेगा, लेकिन फिजिक्स क्या कहती है? अगर ड्रम फ्लैट लिटा दिया जाए तो वजन का डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाता है। बिल्कुल, एक केबल ड्रम का वजन कई टन में होता है। जब उसको चपटा लिटा देते हैं तो केबल का पूरा वजन असमान रूप से बंट जाता है। नीचे की लेयर्स पर इतना भयानक प्रेशर पड़ता है कि केबल का गोल आकार पिचक जाता है। 6 क्वाड के अंदर के कॉपर कंडक्टर्स दब जाते हैं और OFC के अंदर मौजूद शीशे के फाइबर्स टूट सकते हैं। इससे केबल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। यानी ड्रम को हमेशा समतल जमीन पर उसके फ्लैंजेस पर ही खड़ा रखें। इसके अलावा नमी से बचाने के लिए केबल के दोनों एंड्स प्रॉपर तरीके से सील होने चाहिए। अब हम इस ब्रीफिंग के आखिरी चरण में आते हैं, जो फील्ड की आम गलतियों और प्रिकॉशंस के बारे में है। सबसे बड़ी और सच कहूं तो फ्रस्ट्रेटिंग गलती होती है मिसिंग मार्कर्स। साइट पर काम खत्म हो जाता है, ट्रेंच में मिट्टी भर दी जाती है और कुछ महीनों बाद जब मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है तो वहां कोई मार्कर ही नहीं मिलता। नियम बहुत सख्त है। हर 50 मीटर पर और हर जॉइंट या डेरिवेशन पॉइंट पर RCC केबल मार्कर्स या इलेक्ट्रॉनिक मार्कर्स लगाना अनिवार्य है। इन RCC मार्कर्स पर स्पष्ट रूप से इंग्रेव्ड और पेंट किया हुआ होना चाहिए। नॉर्मल राउट के लिए लाल या नारंगी पेंट और जॉइंट्स की पहचान के लिए हरा पेंट इस्तेमाल होना चाहिए।
मार्कर्स के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है वो है बेंडिंग रेडियस का उल्लंघन। जब ट्रेंच मुड़ती है तो केबल को भी मोड़ना पड़ता है, लेकिन उसे 90 डिग्री के एंगल पर जोर से मोड़ देना केबल की मौत का कारण बन सकता है। तो इसे मोड़ने का सही इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड क्या है? केबल को कभी भी शार्प बेंड नहीं देना है। नियम यह है कि बेंडिंग रेडियस कम से कम केबल के डायमीटर का 20 गुना होना चाहिए। यानी अगर केबल का डायामीटर 20 mm है तो उसे घुमाते समय जो कर्व बनेगा वो कम से कम 400 mm का होना चाहिए। और अब हमारी आज की आखिरी और सबसे गंभीर चेतावनी, शैलो डेप्थ यानी तय गहराई से कम खुदाई करना। अक्सर ठेकेदार या स्टाफ बहाना बनाते हैं कि जमीन बहुत सख्त है या नीचे चट्टान आ गई है और वो 1200 mm की बजाय केबल को 500 mm या 600 mm की गहराई पर ही दबा देते हैं। मैं सभी साइट सुपरवाइजर्स को ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि शैलो डेप्थ कोई छोटी गलती नहीं है, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। 1200 mm OFC के लिए और 1000 mm 6 क्वार्ट के लिए ये कोई सुझाव नहीं है, ये एक नॉन नेगोशिएबल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है। अगर कम गहराई पर केबल बिछाई गई तो कल को ट्रैक पर जब भारी ट्रेन्स गुजरेंगी तो उनका वाइब्रेशन सीधा उस केबल तक पहुंचेगा। इसके अलावा ट्रैक किनारे छोटे मोटे रिपेयर वर्क या कोई भी मामूली खुदाई सीधा उस केबल को काट देगी। तो इसी के साथ हमारी ये टेक्निकल ब्रीफिंग अपने अंतिम पड़ाव पर है। साइट सुपरवाइजर्स अपना ध्यान यहां बनाए रखें। वक्त है उन गोल्डन नंबर्स के एक तेज रिकैप का जो फील्ड में हर वक्त याद रखने हैं। शुरू करते हैं। OFC लेइंग की गहराई 1200 mm, 6 कॉर्ड लेइंग की गहराई 1000 mm, ईंटों की सुरक्षा औसतन 9 ब्रिक्स पर मीटर, सॉइल टेस्टिंग हर 500 मीटर पर। ट्रैक से क्लियरेंस 10 मीटर, OHE खंभों से दूरी सामान्य 5.75 मीटर और यार्ड्स में 3 मीटर, पावर केबल से हॉरिजॉन्टल दूरी 0.6 मीटर, कॉन्टोर अलाउंस रूट की लंबाई का 2.5% और बेंडिंग रेडियस केबल डायमीटर का 20 गुना। बहुत ही शानदार। ये नंबर्स फील्ड पर काम करने वाले हर व्यक्ति को कंठस्थ होने चाहिए।